नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा और आपका चैनल है विश्वनाथ आनंद हिंदी साहित्य। प्रिय दोस्तों, बिहार सक्षमता टेस्ट सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रिय दोस्तों, बिहार सक्षमता परीक्षा आज का विषय है दोस्तों वर्ण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आते हैं वर्ण। हिंदी व्याकरण पे बात करेंगे, फिर हिंदी के साहित्य पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई या वाक्य या शब्द के या किसी के भी कह लें, क्या सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? वर्ण का। तो दोस्तों, वर्ण क्या है? तो मनुष्य के वाग इंद्रियों द्वारा निकले हुआ विकार को क्या बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो आएंगे हिंदी में। हिंदी में दो तरह के वर्ण मिलते हैं। हिंदी में कितने वर्ण मिलते हैं? हिंदी में दो वर्ण मिलते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या है? तो ऐसा वर्ण जो बिना किसी के सहायता से अवरोध के स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के प्रकार कितने हैं? 3 होते हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हर्ष स्वर क्या है? अ, ई और उ। और क्या है? री है। क्या है? री है। दीर्घ स्वर कौन है? आ, ई, उ। संयुक्त स्वर कौन है? तो ए, आई, ओ, अब हम ये जानेंगे कि हर्ष स्वर तो स्वतंत्र रूप से व्यक्त हुए हैं, जिनपे उच्चारण में क्या 1 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है। तो दीर्घ स्वर का निर्माण कैसे हुआ है? तो आ का निर्माण कैसे हुआ है? आ का निर्माण और जोड़ और से क्या हुआ है? आ का निर्माण हुआ है। ई का निर्माण क्या हुआ? कैसे हुआ है? ई जोड़ ई से हुआ है। उ का निर्माण कैसे हुआ है? इसी क्रम में उ जोड़ उ का निर्माण हुआ है। ये हो गया कौन सा? दीर्घ स्वर। ये कौन हो गया? दीर्घ स्वर। अब आएंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे हुआ है? तो संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर का निर्माण कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में समझेंगे। तो ए है, ए है कैसे बना है? और जोड़ ई से क्या बना है? ए बना है। यही आई की बात होती है। किसकी? आई की बात होती है
तो अ जोड़ ए क्या होता है? अ जोड़ ए। ओ की बात होती है, ओ अ जोड़ उ, और औ की बात होती है तो जोड़। इस प्रकार से क्या हुआ है? संयुक्त स्वर का निर्माण। समझ गए? ये क्या थे? स्वर थे। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। क्या पढ़ेंगे हम लोग अब? व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण वह वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण क्या है? वह वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोली जाती है। किसकी? स्वर वर्ण के। स्वर वर्ण की सहायता बोली जाती है। वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन वर्ण के प्रकार लिखिए। अब आएंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार। पहला स्पर्श व्यंजन। क्या? स्पर्श व्यंजन। चौबड़ गाते हैं, चौबड़ गाते हैं, चौबड़ गाते हैं और कौबड़ सुनाते हैं। कौबड़, चौबड़, कौबड़, कौबड़ और कौबड़ गाते हैं। तो कौबड़ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण कहाँ से होता है? इसका कौबड़ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। चौबड़ का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। कौबड़ का उच्चारण कहाँ होता है? दंत से होता है। और टौबड़ का उच्चारण कहाँ से होता है? टौबड़ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से। और कौबड़ का उच्चारण स्थान क्या है? ओठ से। क्या है? ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या है? हमारी वाग इंद्रिया मुख है। क्या है? मुख में है, कंठ है, तालु है, जीभ है। क्या है? कंठ है, तालु है, जीभ है, दंत है। सारे के स्पर्श से, सारे के क्या है? स्पर्श से जो ध्वनियां निकलती है उसे क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। ये हो गया स्पर्श व्यंजन। अब आएंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या आएंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? 4 होते हैं। ये भी हमारे वाग इंद्रियां कंठ, तालु, दंत, कंठ, तालु, दंत, मूर्धा और ओठ के बराबर परस्पर टच करते रहने से क्या होता है? उच्चारण होता है, निकलती है वाग इंद्रिय से ध्वनियां। इसे क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन है? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और व्यंजन। मेरी वाग क्या है? मनुष्य के वाग इंद्रिया, मनुष्य के वाग इंद्रिया द्वारा जो क्या होता है? बार बार रगड़ उत्पन्न होता है, जिससे कारण क्या होता है? ऊष्मा, घर्षण होते रहता है। इससे कारण घर्षण के कारण जो उत्पन्न होता है ध्वनियां, वो क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो उसमें कौन कौन आते हैं? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और थ आते हैं।
अब आएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा होते हैं? अक्षर, त्र, ज्ञ और स। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श, इसका निर्माण कैसे हुआ है। संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे हुआ है देखेंगे। अक्षर, त्र, ज्ञ और श। अक्षर का निर्माण हुआ है क हलंत और मूर्धन्य स से। त्र का निर्माण किससे हुआ है? त हलंत र से। और ज्ञ का निर्माण किससे हुआ है? ज हलंत ज्ञ से। और श्र का निर्माण कैसे हुआ है? तलाव स हलंत। ये हो गया वर्ण। क्या था ये? संयुक्त व्यंजन। ये था संयुक्त व्यंजन। अब कितना पढ़ लिया व्यंजन में? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो कुल मिलाकर वर्ण कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में कितने हो गए? 25 हो गए। स्पर्श व्यंजन पूछेंगे आपसे कितने होते हैं तो क्या बताएंगे? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। उष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब आ जाएंगे द्विगुण व्यंजन। क्या हो जाता है? द्विगुण व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? द्विगुण व्यंजन में कौन आएंगे? द्विगुण व्यंजन में आ जाएंगे ड और ढ। कौन आ जाएंगे? ड और ढ। और उसके बाद 2 व्यंजन आते हैं जिसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार भी क्या आते हैं? व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं। जो क्या रहता है? बुंदा के रूप में रहता है। अनुस्वार क्या रहता है? बुंदा के रूप में रहता है। अब आएंगे विसर्ग व्यंजन। विसर्ग व्यंजन जो होता है 2 बुंदा के रूप में रहता है। क्या होता है? 2 बुंदा के रूप में रहता है। ये क्या हो गया? विसर्ग व्यंजन। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 41 हो गए। और कितने होते हैं? स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 40 होते हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए? 52 हो गए। समझ में आ गई बात? अब हम लोग पढ़ेंगे अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण वर्ण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है? तो अल्पप्राण वर्ण वह वर्ण होता है जिसके उच्चारण में क्या लगता है? अल्प का अर्थ ही होता है कम समय लगे। क्या लगे? कम समय लगता है। उसे क्या बोलते हैं? अल्पप्राण। अल्पप्राण बोलते हैं। महाप्राण जिसके उच्चारण में क्या अधिक समय लगे उसे क्या बोलेंगे? महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण देखते हैं। कम समय लगे और महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है? अधिक समय लगता है। अब हम जानेंगे अल्पप्राण वर्ण कौन कौन होते हैं। तो अल्पप्राण वर्ण वह होते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। कितने? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पढ़ाए क्लास में कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है?
तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे अल्पप्राण और महाप्राण? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्पप्राण है। क्या है? अल्पप्राण है। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक लिख लेंगे, प्रत्येक वर्ग का लिख लेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? अल्पप्राण है। और दूसरा और चौथा, दूसरा नंबर और चौथा नंबर क्या है? महाप्राण। कोई भी वर्ण ले लेंगे। देखिए चौवर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा क्या है? अल्पप्राण है। 6 दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। तो अल्पप्राण में और आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, व, वो भी क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। या, रा, ला और व क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, ये क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन। क्या होते हैं? ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। समझ स्पष्ट हो गया होगा? अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर कौन कौन है, और अल्पप्राण कहाँ से आए हैं और महाप्राण कहाँ से आए हैं? तो स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन से ही लेते हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण हो गए, उसके साथ अंतस्थ व्यंजन ले लेंगे तो अल्पप्राण हो गए। घोष और अघोष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घोष और अघोष। तो घोष वर्ण क्या होता है? जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झनकीर्त हो से क्या बोलेंगे? घोष बोलेंगे। और जिसमें स्वर तंत्रियां झनकीर्त ना हो वो क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे। तो स्वर तो परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे, ये आपके डेफिनेशन पर समझने के लिए मैं समझा देता हूँ कि घोष क्या होता है। जिसके उच्चारण में क्या होता है? स्वर तंत्रियां झनकीर्त हो उसे घोष बोलेंगे, जिसके उच्चारण ना हो उसे अघोष बोलेंगे। तो घोष क्या होता है और अघोष क्या आते हैं? तो ये स्पर्श पहले व्यंजन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? स्पर्श व्यंजन। तो घोष और अघोष पढ़े हैं। तो घोष वर्ण क्या हो गए? प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण होते हैं जो अवर्ग, चौवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। क्या है? अवर्ग, चौवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। प्रत्येक वर्ग के ये 2 वर्ण जो होंगे ये क्या होंगे? अघोष होंगे। क्या होंगे? अघोष होंगे। और ये जितने बच गए 3 ये क्या होंगे? घोष होंगे। क्या होंगे? घोष। इसमें क्या आ जाता है? अघोष वर्ण में तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स भी आ जाते हैं। और घोष में क्या आ जाते हैं? घोष वर्ण में अंतस्थ व्यंजन। कितने अंतस्थ व्यंजन कितने थे? या, रा, ला, व और व भी आ जाते हैं। तो दोस्तों
तो अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे आपसे, कोई भी वर्ण उठाकर दे देंगे, जैसे कोई भी ले लीजिए कि द वर्ण क्या है, घोष है या अघोष है। तो आप अब आप लोग स्पष्टता आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा घोष है और कौन सा अघोष है। तो ध्यान देना है, इसमें से फैक्ट पूछ लिए जाएंगे। अक्सर जो सरल होते हैं वो तो परीक्षा में पूछे नहीं जाते, लेकिन जो हटके होता है क्वेश्चन उनसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, घोष है। क्या है ये, घोष है। तो अघोष वर्ण में कितने आ जाएंगे, क ख च छ त थ ड ठ प फ आ जाएंगे। अघोष वर्ण में क्या आ जाएंगे, ग घ र ज झ य द ध न ड ढ न ब भ म। ये क्या हो गया, घोष वर्ण हो गया। घोष वर्ण में ध्यान देना है कि यार लब भी आते हैं और ह भी आते हैं। अघोष में क्या है, तलाब से मूर्धन्य ष और दंत ष आते हैं। ठीक है, तो ये था आज वर्ण का चैप्टर। बस इतना ही तक। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।